आज की इस डीप डाइव में ना हम एक ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जो मतलब 15वीं सदी में बनी थी, बिना किसी लोहे या पहिए के। और वो भी लगभग 2430 मीटर की ऊंचाई पर। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि इस शहर को तबाह करने के लिए किसी स्पेनी आक्रमणकारी की नहीं, बल्कि मतलब आसमान से गिरने वाले 2000 मिलीमीटर पानी की जरूरत थी, जो कि वहां सालाना होती थी। हाँ तो आज हमारी टेबल पर ना आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट्स और नई साइंटिफिक स्टडीज का एक पूरा स्टैक है। हमारा मिशन है माचू पिच्चू के उन अनसुलझे रहस्यों को समझना जो ये साबित करते हैं कि इसकी असली खूबी इसका बाहरी सौंदर्य नहीं, बल्कि जमीन के नीचे छिपी इसकी इंजीनियरिंग है। सही कहा। मतलब सोचिए ना, इस शहर को एकदम खड़ी ढलानों पर बनाया गया था। इतनी ऊंचाई और भारी बारिश के बीच कोई भी आम ढांचा तो एक ही भूस्खलन में बह जाता। बिल्कुल। लेकिन इनका लोगों ने इससे बचने के लिए सीढ़ी नुमा खेत बनाए। उन्होंने इन खेतों को ना परतों में तैयार किया। सबसे नीचे बड़े पत्थर रखे, फिर बजरी। अच्छा, मतलब एक के ऊपर एक। हाँ, बजरी के ऊपर रेत और सबसे ऊपरी परत में उपजाऊ मिट्टी बिछाई। अरे वाह! तो इसका मतलब है कि उन्होंने पहाड़ को एक विशाल प्राकृतिक स्पंज में बदल दिया था। एकदम सही। ताकि पानी ढलान से तेजी से बहकर तबाही मचाने के बजाय इन परतों में मतलब धीरे धीरे रिस कर सोख लिया जाए। और इसी जल प्रबंधन को और बेहतर बनाने के लिए ना, उन्होंने एक 749 मीटर लंबी नहर का निर्माण किया। 749 मीटर? हाँ, जो शहर के 16 अलग अलग फव्वारों तक बिल्कुल सटीक मात्रा में पानी पहुंचाती थी। और दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक शोध बताते हैं कि ये सीढ़ी नुमा खेत सिर्फ ड्रेनेज के लिए नहीं थे। तो फिर और क्या काम था इनका? वो एक उन्नत कृषि प्रयोगशाला की तरह काम करते थे। इनका लोग अलग अलग ऊंचाइयों पर ये प्रयोग करते थे कि कौन सी फसल किस जलवायु में सबसे अच्छी उगेगी। ये तो पानी और जमीन के बहाव को संभालने का बहुत ही बेहतरीन तरीका हुआ। लेकिन एंडीज पर्वतमाला तो एक सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र भी है ना? हाँ, झटके तो आते रहते हैं वहां। तो इतने विशाल पत्थरों की इमारतें झटकों के बावजूद बिना गिरे कैसे खड़ी रह सकती हैं? इसका रहस्य उनकी एशलर वास्तुकला में है। एशलर, ये क्या होता है? एशलर का मतलब है ग्रेनाइट के बड़े पत्थरों को इस तरह तराशना कि वे बिना किसी गारे या सीमेंट के एक दूसरे में बिल्कुल सटीक फिट हो जाएं। बिना गारे के? हाँ, उन्होंने इसके लिए ट्रायल एंड एरर टेक्निक का इस्तेमाल किया। 2 पत्थरों के बीच रेत की एक पतली परत बिछाई जाती थी। अगर पत्थर पूरी तरह फिट नहीं होता तो वो रेत पर बने निशान देखकर उसे फिर से तराशते होंगे। बिल्कुल। और वो तब तक तराशते जब तक कि दोनों के बीच एक ब्लेड जाने की भी जगह ना बचे। बाप रे! आज के समय में बिना आधुनिक लेजर या क्रेन के ये काम करना अंदाजा लगाना भी कठिन है। हाँ, एक तरह से बिना तस्वीर वाली एक विशाल 3D जिगसॉ पजल को सुलझाने जैसा है। सही कहा। अच्छा, इन स्रोतों में सूर्य मंदिर का भी जिक्र है। क्या उन्होंने इन पत्थरों को जोड़कर कोई सटीक खगोलीय वेधशाला भी बना ली थी? पोलैंड के शोधकर्ताओं ने हाल ही में इस पर एक अहम स्टडी की है। ये सच है कि कुछ खास दिनों में सूरज की रोशनी मंदिर की वेदी पर बिल्कुल सीधे पड़ती है। अच्छा। लेकिन डेटा बताता है कि ये कोई अत्यधिक सटीक खगोलीय वेधशाला नहीं थी। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से धार्मिक रिवाजों के लिए होता था। और शायद उनके कैलेंडर के महत्वपूर्ण दिनों को चिन्हित करने के लिए। हाँ, बस उसी के लिए। ये सारी तकनीकी उपलब्धियां हैरान करती हैं, खासकर तब जब हम जानते हैं कि इनका सभ्यता के पास कोई लिखित भाषा नहीं थी। कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं था उनके पास। तो फिर हमारे पास मौजूद इन दस्तावेजों में ये कैसे तय किया गया कि ये शहर असल में बना कब था? शुरुआत में इतिहासकारों ने कीपू पर भरोसा किया। कीपू, वो जो गांठों वाली रस्सियों का रिकॉर्ड सिस्टम था। हाँ, वही। और बाद में जो स्पेनिश दस्तावेज लिखे गए, उनके आधार पर यह माना गया कि निर्माण 1450 के आसपास हुआ था। मतलब सम्राट पाचुकुटी के समय। हाँ, लेकिन नई कार्बन 14 डेटिंग ने इस पूरी टाइमलाइन को पलट दिया है। अच्छा, तो नया डेटा क्या कहता है? हाल ही में वहां मिली कुछ पुरानी रस्सियों और मक्के के अवशेषों की जब जांच की गई, तो पता चला कि ये शहर 1420 के आसपास ही बनना शुरू हो गया था। अरे वाह! मतलब एक मामूली सी पुरानी रस्सी और राख के कुछ कण इतिहास की पूरी टाइमलाइन बदल सकते हैं। बिल्कुल बदल सकते हैं। ज्ञान हासिल करने वालों के लिए ये एक बड़ा सबक है कि नया डेटा हमेशा पुरानी मान्यताओं को बदल सकता है। सही बात है। जब हम इस पूरी तस्वीर को देखते हैं ना, तो पाते हैं कि माचू पिचू सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है। ये पानी, पहाड़ और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने की एक असाधारण उपलब्धि है।
और अगर मैं सही हूं तो इसे मीता व्यवस्था के तहत बनाया गया था ना? हाँ, एक प्रकार का अनिवार्य श्रमदान या टैक्स कह लीजिए। राजा का विजन जरूर था, लेकिन इसे आकार देने में लाखों आम लोगों का पसीना लगा था। ये सच में एक सोचने वाली बात है। आज के दौर में भी हम ऐसी कितनी ही विशाल संरचनाएं और तकनीकें देखते हैं जो अनगिनत गुमनाम कामगारों की मेहनत पर टिकी हैं। क्या सदियों बाद इतिहास उनके इस अदृश्य योगदान को पहचान पाएगा, या फिर हम सिर्फ बाहरी ढांचे की तारीफ करके रह जाएंगे?